हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब आप स्वस्थ होंगे और आप अपनी स्टडी सही तरीके से कर रहे होंगे और आपके लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहे होंगे। तो जो जो पिछली क्लास थी अपनी हाइपोथैलेमस की, जो थियोरेटिकल बेस थी, आज उसके क्वेश्चंस करेंगे और आज पता चलेगा कि किस टाइप के हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन बन सकते हैं और या हाइपोथैलेमस की जो भी न्यूक्लियाई बताई थी मैंने आपको, उन न्यूक्लियाई से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। एंड आज ही मैं वो बताऊंगा आपको कि हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं। कल तो मैंने आपको बस इतना सा बताया था, या पिछली क्लास में इतना सा बताया था आपको कि जो रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं वो कौन सी न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये सब बताया था और आज बताएंगे उसके कौन कौन से हार्मोन होते हैं और वो कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को देखेंगे। इन क्वेश्चनों के माध्यम से जो आपका हाइपोथैलेमस जो टॉपिक है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में हाइपोथैलेमस में आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किसी भी गाइड से पूछ लिया जाए, आप उसमें रुकोगे नहीं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल लिया है थोड़ा मैंने। which anatomically structure connect the hypothalamus to the pituitary gland। तो मैंने आपको बताया था कि कौन सी स्ट्रक्चर है जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट करके रखती है। तो मैंने कल एक डायग्राम बताया था आपको छोटा सा। तो ये वाला जो पार्ट बताया था वो मैंने आपको बताया था इनफंडीबुलम। ठीक है, यानी ये तो आपका क्या था, हाइपोथैलेमस एंड ये था आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आ रही है बात। तो कौन सा है स्ट्रक्चर, थैलेमस नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया था थैलेमस हाइपोथैलेमस के ऊपर होती है या अबो होती है। इसी वजह से तो हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस बोला जाता है, क्योंकि वो थैलेमस की क्या होती है, बिलो होती है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस नहीं होगा, सॉरी थैलेमस नहीं होगा। उसके बाद में इनफंडिबुलम, ये अपना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्टिक काइज्म मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस के जस्ट आगे वाली जो एंटीरियर वाली स्ट्रक्चर होती है उसको आप क्या बोलते हो, ऑप्टिक काइज्म बोलते हो। ठीक है, कार्पस कैलोसम भी एक प्रकार का सेरिब्रम का पार्ट होता है, वो भी ये कनेक्ट नहीं करता है। तो अपना आंसर कौन सा आ चुका है, इनफंडिबुलम। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्पेसिफिक हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, अब न्यूक्लियाई से क्वेश्चन आया है कि कौन सी स्पेसिफिक न्यूक्लियाई है आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन एंड एडीएच। दोनों हार्मोन को ले लिया है मैंने इसके अंदर, यानी कि हाइपोथैलेमस की कौन सी न्यूक्लियाई है जो ऑक्सीटॉक्सिन एंड एडीएच के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है क्या, मेमेलरी बॉडीज। सेकेंड है सुप्रा काइज्मेटिक या प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड सुप्रा ऑप्टिक या पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, आर्क्वेट या वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई। देखो क्वेश्चंस करने की जो इंपॉर्टेंस होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि अपन को पता चलना चाहिए कि टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। और क्वेश्चन जब भी अपन सोल्व करते हैं, आप लोग कभी भी सोल्व करो तो उसमें ये देखो, डायरेक्ट आंसर की तरफ मत जाओ, उसमें बाकी के जो भी ऑप्शन है वो गलत क्यों है वो चीज की तरफ देखो। ठीक है, फर्स्ट जो मेमेलरी बॉडी है वो मैंने आपको बताया था वो क्या काम करती है, वो आपका रिले स्टेशन का काम करती है। रिले स्टेशन नहीं होगा, ये आपका होगा रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। यदि थ्योरी वाली क्लास किसी ने देखी हो तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो मेमोलरीज बॉडी है वो भी क्या हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर की तरफ प्रेजेंट होती है, जो क्या काम करती है, रिकलेक्शन ऑफ द मेमोरी का काम करती है। ठीक है, एक और काम बताया था मैंने, या एक और काम था इसका, ये पार्ट होता है किसका, पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम का। ठीक है, किसका पार्ट होता है, ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा।
नेक्स्ट सुप्राकाइस्मेटिक या प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई। अब देखते हैं, ये मैंने कल बताया था आपको, ये पिछली क्लास में बताया था, सुप्राकाइस्मेटिक जो न्यूक्लियाई होती है वो क्या काम करती है। तो ये चीज मैंने बताया था, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला था, SCN बोला गया था, ठीक है। और ये क्या काम करती है, सर्काडियम रिदम को कंट्रोल करती है, यानी कि बोल सकते हो आप 24 आवर वाली जो क्लॉक होती है बॉडी की इंटरनल, उसको कंट्रोल करने का काम सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियाई करती है। बट एक और दिया हुआ है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई, तो ये भी मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में। यदि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उससे पहले आप थ्योरी वाली क्लास जरूर लीजिए, जिससे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन आपको समझ में आएगा। और न्यूक्लियाई जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका समझ में नहीं आता है, बहुत टीचर पढ़ाते हैं, बट इसमें से इस तरीके से जो मैं सिंपली तरीके से लेके आया हूं आप लोगों के लिए कि किस तरीके से न्यूक्लियाई याद करनी है और किस तरीके से न्यूक्लियाई से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो देखो, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई ये मैंने आपको बताया था, ये क्या काम करती है। तो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई बताया था मैंने आपको, प्री ऑप्टिक ये काम करती है थर्मोस्टेट का, थर्मोस्टेट का काम करती है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड देखते हैं या लास्ट देखते हैं, आर्क्वेट न्यूक्लियाई या वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई, ठीक है। आर्क्वेट न्यूक्लियाई में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था इसका, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आर्क्वेट न्यूक्लियाई क्या करती है, एपेटाइट को कंट्रोल करती है। क्या करती है, एपेटाइट को। एंड और क्या बताया था, जितने भी रिलीजिंग हार्मोन या स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सॉरी रिलीजिंग हार्मोन या बोल सकते हो इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन जिनको कौन करती है, आर्क्वेट न्यूक्लियाई करती है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई भी, जैसे कि दो न्यूक्लियाई बताई थी मैंने आपको, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई और एक थी वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई। तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। लास्ट क्या बचता है आपका, सी। तो ये आंसर होगा बिल्कुल। कैसे होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था सुप्रा ऑप्टिक या पैरावेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियाई है वो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या था, बी, एंड इसका क्या होगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट थर्ड क्वेश्चन, सॉरी, इसमें द हाइपोथैलेमस एक्ट एज द बॉडी थर्मोस्टेट, ठीक है। यानी कि जो हाइपोथैलेमस है आपका वो थर्मोस्टेट की तरह काम कर रहा है। तो विच एरिया, तो कौन सा एरिया स्पेसिफिकली रेस्पॉन्सिबल रहेगा किसके लिए, इनिशिएटिंग रेस्पॉन्स टू हीट, या बोल सकते हो आप हीट लॉस के लिए, ठीक है। बॉडी के अंदर दो मैकेनिज्म होती है, हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन। दोनों ही अलग अलग प्रोसेस है, एक में हीट प्रोड्यूस होती है, एक में हीट लॉस होती है। तो क्या पूछा गया है, हीट लॉस के बारे में, यानी हाइपोथैलेमस का ऐसा कौन सा एरिया है जो हीट लॉस को कंट्रोल करेगा या हीट लॉस करवाएगा, या बोल सकते हो आप थर्मोस्टेट करवाएगा, टेम्परेचर मेंटेन का काम करवाएगा, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, देखो फर्स्ट है पोस्टीरियर न्यूक्लियाई। तो मैंने आपको क्लास में बताया था, थ्योरी वाली क्लास में आपको, कि जो पोस्टीरियर न्यूक्लियाई होती है, ठीक है, कौन सी, पोस्टीरियर न्यूक्लियाई, वो आपका क्या करती है, ये तो हीट लॉस है, वो हीट प्रोडक्शन का काम करती है। क्या काम करती है, हीट प्रोडक्शन, जिसमें मैंने बताया था ना आपको कि सीवरिंग बताया था मैंने आपको, तो सीवरिंग वगैरह ये सब काम कौन करवाता है, पोस्टीरियर न्यूक्लियाई करवाती है। बट पूछा क्या है, हीट लॉस का या हीट थर्मोस्टेट का काम। तो सेकंड जो क्या है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई, जो मैंने फर्स्ट में बताया है, शायद ये फर्स्ट क्वेश्चन में, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई का काम करवाती है, थर्मोस्टेट का या बोल सकते हो आप हीट लॉस का काम करवाती है, ठीक है। इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं, आर्क्वेट न्यूक्लियाई। आर्क्वेट न्यूक्लियाई मैंने अभी आपको बताया है, ये रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन आर्क्वेट न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस करती है। एंड लास्ट क्या है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई नहीं है क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें आंसर क्या होगा, बी। तो
तीसरे क्वेश्चन का क्या होगा, बी आंसर होगा, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ठीक है, और इनमें थोड़ा डिफरेंस याद रखना, पोस्टीरियर न्यूक्लियाई क्या करती है, हीट प्रोडक्शन का काम करती है या सीवरिंग का काम करती है, और प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या काम करती है, आपका हीट लॉस का काम करती है, हीट लॉस का काम करेगी। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं अपन। तो विच हाइपोथैलेमस न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई से ही क्वेश्चन है ये भी, हाइपोथैलेमस की कौन सी न्यूक्लियाई कंसीडर है मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए, यानी कौन सी न्यूक्लियाई आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, या बोल सकते हो फॉर सर्काडियम रिदम के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने बहुत बताया आपको कि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका हाइपोथैलेमस तो करना है, बट हाइपोथैलेमस के अंदर कौन सी न्यूक्लियाई है वो रेस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ इंटरनल बॉडी। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियाई, क्या ये हो सकता है, पता नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई, क्या ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है मेमिलरी बॉडीज, और लास्ट है डोर्सोमीडियल। तो यदि आपने थ्योरी वाली क्लास ली होगी तो आंसर कर सकते हो आप इसका। तो देखते हैं, जो वेंट्रोमीडियल एंड डोर्सोमीडियल जो न्यूक्लियाई है वो क्या काम करती है आपका, पहले तो ये देखते हैं। तो ये दोनों जो न्यूक्लियाई है मैंने आपको बताया था, और ये भी बताया था ये हाइपोथैलेमस के कौन से पार्ट में होगी, एंटीरियर पार्ट में होगी या मिडल पार्ट में होगी या पोस्टीरियर पार्ट में होगी, तो आप बताइए मुझे। ठीक है, तो ये होगी आपके मिडल पार्ट में, मिडल पार्ट को ट्यूबरकल बोला गया था, तो मिडल पार्ट में प्रेजेंट होती है, और ये रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फीडिंग, बताया था मैंने आपको, फीडिंग बिहेवियर के लिए, फीडिंग बिहेवियर के लिए, और क्या बताया था, थ्रस्ट के लिए, क्या बताया था, थ्रस्ट के लिए, और भी बताया था मैंने आपको सेटाइटरी के लिए, सेटाइटरी के लिए, सेटाइटरी यानी कि फीलिंग ऑफ बीइंग फुलनेस के लिए। ठीक है, यानी कि खाना खाया आपने, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पेट भर चुका है, आप कंप्लीट हो चुके हो, तो उसका काम कौन करता है, वेंट्रोमीडियल या डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई करती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, बचे कौन से दो, तो देखिए अभी मैंने बताया है आपको, मेमिलरीज बॉडी का बताया था ना, कहां पे गया, ये रहा, मेमिलरीज बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिकलेक्शन ऑफ द मेमोरी, या बोल सकते हो आप पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशन कंट्रोल। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियाई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SCN। समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इफ द वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई, अब देखो क्वेश्चन बनता है इस तरीके से, थोड़ा अब थोड़ा हार्ड की तरफ जा रहे हैं, सिंपल टू हार्ड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इफ द वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, कौन सी न्यूक्लियाई के बारे में पूछा है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई के बारे में पूछा है। ठीक है, इस डैमेज, वो आपके एक्सीडेंट में क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, कोई का रोड एक्सीडेंट हुआ है और हेड इंजरी हुई है, और हेड इंजरी के अंदर आपका हाइपोथैलेमस के भी अंदर एक न्यूक्लियाई थी, क्या नाम है उसका, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई, वो डैमेज हो चुकी है। ठीक है, तो व्हाट इज द लाइकली फिजियोलॉजिकल आउटकम, यानी कि इंजरी होने के बाद में, डैमेज होने के बाद में कौन सी न्यूक्लियाई का, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई का, उसके बाद में क्या आउटकम निकल के आता है, या बोल सकते हो क्या सिम्टम्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई क्या काम करती है, तो ये काम करती है, अभी जस्ट बताया मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस में, क्या बताया था, वेंट्रोमीडियल या डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई रेस्पॉन्सिबल फॉर द फीडिंग बिहेवियर, थ्रस्ट एंड सेटाइटरी। सेटाइटरी का मतलब फीलिंग ऑफ बीइंग फुल, आपको पता चलेगा खाना खा रहे हो, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, उसके बाद में आपका पेट भर चुका है, आपको फुलनेस फील हो रही है कि हाँ ठीक है, ये उसके बाद में आप रोक देते हो, ऐसे थोड़ी कि खाते रहते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, चाहे वो जानवर में ले लो या इंसान में ले लो, किसी में भी ले लो, वो कंप्लीट होने के बाद में जितना उसको कैपेसिटी है वो खाएगा, उसके बाद में वो मना कर देगा, यानी कि उसको एक सिग्नल मिलेगा, कहां से मिलेगा, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई या डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई से मिलेगा। समझ में आ रही है बात। तो आपको ये तो पता चल गया है कि भाई ये फुलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल या सेटाइटरी के रेस्पॉन्सिबल होता है,
थ्रस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एंड फीलिंग ऑफ बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल। और आउटकम्स देखते हैं क्या आउटकम्स निकल के आता है। फर्स्ट है इंसोम्निया। मैंने इंसोम्निया का मतलब स्लीप के बारे में बताया है क्या, लॉस ऑफ स्लीप के बारे में या डिक्रीज ऑफ स्लीप पैटर्न के बारे में, तो ये तो नहीं बताया, तो इसमें आंसर ये नहीं होगा। ठीक है। सेकंड एफेजिया। एफेजिया का मतलब क्या है, रिफ्यूजल टू ईट। ईट का मतलब यानी कि आप खाने से मना कर रहे हो, और खाने से आदमी कब मना करता है, जब उसको खाने की इच्छा नहीं होती है, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन देखने को मिलती है। और आपको पता है लॉस ऑफ एपेटाइट, तो एपेटाइट कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस के अंदर किसको बोला गया था, आर्क्यूएट न्यूक्लियाई। देखो इधर बताया मैंने, किसको बोला गया है, आर्क्यूएट न्यूक्लियाई को बोला गया है, तो ये आंसर भी नहीं होगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक मलाइटस नहीं, डायबिटिक इंसिपिडस पूछा गया है। तो डायबिटिक इंसिपिडस है, आगे जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे या आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे बताएंगे आपको। एक एडीएच हार्मोन होता है, वो बताया था मैंने आपको कि सुप्रावेंट्रिकुलर या सुप्राऑप्टिक या पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से एडीएच रिलीज होगा, वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर वो किस में जाएगा, पिट्यूटरी में जाएगा, और पिट्यूटरी के बाद में वो टारगेट सेल पे जाएगा, तो वो काम करता है। तो जो ये वाला जो डिसऑर्डर है वो रिलेट करता है किससे, एडीएच से। अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है वो भी बताएंगे बाद में, जैसे जैसे आता जाएगा। एडीएच की कमी हो जाती है, और एडीएच की कमी होने की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं वो सब आगे की क्लासों में देखेंगे। तो भैया ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट बचा कौन सा, वही होना चाहिए, बट क्यों होना चाहिए वो देखते हैं। क्या है, क्या बोल रहा है वो ऑप्शन, हाइपरफेजिया। हाइपरफेजिया का मतलब क्या है, एक्सेसिव ईटिंग। वह पेशेंट क्या कर रहा है, एक्सेसिव ईटिंग कर रहा है, खाना खा रहा है, उसको पता ही नहीं है उसका पेट भर चुका है, वो खाना खाता जा रहा है। ठीक है, और खाना खाता जा रहा है तो उसको क्या हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है। ओबेसिटी देखने को मिल रही है, यानी कि वो उसका मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा किस वजह से बढ़ रहा है, एक्सेसिव ईटिंग की वजह से। अब ये एक्सेसिव ईटिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि वो डैमेज हो चुकी है क्या, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई। क्योंकि वेंट्रोमीडियल जो न्यूक्लियाई थी वो कंट्रोल कर रही थी आपकी सैटिस्फैक्ट्री को, कंट्रोल कर रही थी, यानी कि आपको बता रही थी कि अब आप घाप चुके हो या कंप्लीट हो चुका है, अब मैं भोजन नहीं करूंगा इसके आगे, तो वो चीज ये कंट्रोल कर रही थी। बट ये क्या हो चुकी है, एक्सीडेंट में डैमेज हो चुकी है, और डैमेज के कारण से आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिला है, हाइपरफेजिया देखने को मिला है। हाइपरफेजिया मतलब एक्सेसिव ईटिंग देखने को मिली है, और एक्सेसिव ईटिंग करेगा तो ओबेसिटी इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो रैशनल के अंदर इस तरीके से लिखना भी है आपको। ठीक है, यानी कि आपको मैं ये बता रहा हूं, कोई भी अपन टॉपिक पढ़े उसको आप अपने तरीके से ऑब्जर्व भी कीजिए। ऑब्जर्व का मतलब यदि आप सेल्फ ऑब्जर्व करोगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनाटॉमिकल हाइपोथैलेमस फॉर्म द फ्लोर या लोअर वॉल ऑफ विच ब्रेन कैविटी। ये तो एनाटॉमी से क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस भी एनाटॉमी से आते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जो थियोरेटिकल बताई थी कि एनाटॉमी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। पहला था बात मैंने आपको पोजीशन के हिसाब से बताया था, और सेकंड इस तरीके से भी क्वेश्चन, ये भी एक टाइप का पोजीशन के अकॉर्डिंग है। यदि आपको हाइपोथैलेमस की पोजीशन यदि पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। ठीक है, इसमें देखते हैं कि ये पूछ रहा है एनाटॉमिकली जो हाइपोथैलेमस है जो वो बनाता है क्या, फ्लोर एंड लोअर वॉल ऑफ ब्रेन की किस कैविटी को, यानी कि ब्रेन की किस कैविटी का वो हाइपोथैलेमस जो लोअर वॉल बना रहा है या फ्लोर बना रहा है बोल सकते हो आप। तो कौन सी को, क्या फोर्थ वेंट्रिकल, ये फोर्थ वेंट्रिकल के नहीं बनाता है। क्या लेटरल वेंट्रिकल, नहीं। या क्या सेरिब्रल एक्विडक्ट, नहीं। ये बनाता है किसको, थर्ड वेंट्रिकल को, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा ब्रेन के नीचे की तरफ, हाइपो की तरफ प्रेजेंट होता है, और हाइपो के यानी लास्ट में कौन सा वेंट्रिकल होता है आपका, थर्ड वेंट्रिकल होता है। जब अपन ब्रेन पढ़ाएंगे तो ब्रेन के कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल्स या थर्ड वेंट्रिकल्स, ये सब होते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, बट ये क्या है, लोअर की तरफ प्रेजेंट होता है, तो जो थर्ड वेंट्रिकल होता है उसके नीचे की जो वॉल है या बोल सकते हो फ्लोर है, वो कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस बनाता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग
हार्मोन इज इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस। अब आ गया आपका जो आप बोलते हो ना कि हाइपोथैलेमस में से तो केवल यही पढ़ना चाहिए, इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा है, रिलीजिंग हार्मोन कौन सा है, ठीक है। बट देखो मैंने अभी बताया ना हाइपोथैलेमस में ये भी है टॉपिक, तो न्यूक्लियाई वाला भी टॉपिक है। तो अब इसमें देखते हैं लास्ट जो इसका जो क्वेश्चन बचा हुआ है कि कौन सा हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है। क्या पूछा गया है? इनहिबिटिंग हार्मोन किसका? हाइपोथैलेमस का। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं और कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये जो इनहिबिटिंग या रिलीजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाली कौन सी न्यूक्लियाई होती है? तो मैंने बताया है आपको आर्कुएट न्यूक्लियाई। हमेशा याद रखना है आपको, हाइपोथैलेमस याद रखोगे, हाइपोथैलेमस के साथ में आर्कुएट न्यूक्लियाई याद रखना है, वो हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। अब इस साइड देख लेते हैं, फर्स्ट अपन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग, और इधर देखते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप सबों ने याद कर रखे हैं। रिलीजिंग हार्मोन फर्स्ट जैसे कि CRH, सेकेंड GnRH, एंड थर्ड GHRH, एंड फोर्थ TRH। ठीक है, CRH, GnRH और GHRH और TRH, इनकी फुल फॉर्म भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, और इनहिबिटिंग हार्मोन में दो हार्मोन होंगे, वो आपका होगा सोमेटोस्टेटिन एंड सेकेंड होगा डोपामिन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? रिलीजिंग हार्मोन तो आपका CRH है, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड सेकेंड है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थर्ड है आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एंड फोर्थ है आपका थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, एंड जो इनहिबिटिंग हार्मोन है आपके वो है आपका फर्स्ट सोमेटोस्टेटिन, एंड उसके बाद में सेकेंड है इसमें डोपामिन। अब देखो थोड़ा इनहिबिटिंग की तरफ चलते हैं। पहले जो सोमेटोस्टेटिन है वो इनहिबिट करता है, वो इनहिबिट करता है किसको? इनहिबिटिंग करेगा किस किस को? कौन कौन से हार्मोन को? GH हार्मोन, और आप बोल सकते हो TSH को। किसको? GH हार्मोन और TSH को इनहिबिट करेगा, यानी कि ग्रोथ हार्मोन या थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन और थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, यानी कंट्रोल करने का काम करेगा कौन सा? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। समझ में आ रही है बात? डोपामिन है वो इनहिबिट करेगा प्रोलैक्टिन को। ये फिजियोलॉजी है, मैं सब समझाऊंगा जैसे जैसे हार्मोन आगे आते जाएंगे, बट अभी तो अपन क्लासिफिकेशन या थोड़े से हार्मोन के एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के कौन कौन से होते हैं। वो फर्स्ट है सोमेटोस्टेटिन, जो सोमेटोस्टेटिन है वो इनहिबिट करता है किसको? ग्रोथ हार्मोन को और TSH को। ठीक है, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन किसके हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं। किसके हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के। और ये हार्मोन किसका है? हाइपोथैलेमस का। यानी हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करेगी? तो ग्रोथ हार्मोन सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के थ्रू ग्रोथ हार्मोन और TSH कंट्रोल होगा। समझ में आ रही है बात? यदि इनका लेवल ज्यादा होता है तो इसको ये कम करने के लिए, या इसका कम होता है तो इसको बढ़ाने के लिए, ज्यादा होता है तो कम करने के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन जरूरी होता है। ठीक है, डोपामिन किसको कंट्रोल कर रहा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी किसका हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। और डोपामिन किसका है? हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद में CRH मैंने अभी फुल फॉर्म बताई है आपको, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, लिख देता हूं मैं इधर फुल फॉर्म, CRH कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंड सेकेंड कौन सा है?
GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंड थर्ड GHRH, उसको बोल सकते हो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। एंड लास्ट है आपका TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये पर्टिकुलर हार्मोन के बारे में भी पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बताया, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप का मतलब जब जब इनकी जरूरत पड़ेगी टॉपिक में और किस तरीके से सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं वैसे वैसे पढ़ाएंगे। जैसे मैंने अभी थ्योरेटिकल पार्ट में आपको ये इसका क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाया था। क्यों नहीं पढ़ाया था? मैं इसको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कराना चाह रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहले अब अपन क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। Which of the following hormone is inhibiting hormone produced by the hypothalamus? कौन सा होगा? क्या GnRH होगा? क्या नहीं, ये रिलीजिंग हार्मोन है। क्या TRH होगा? क्या नहीं, ये भी रिलीजिंग हार्मोन है। उसके बाद में ऑक्सीटोक्सिन, नहीं, ऑक्सीटोक्सिन तो क्या है तो हाइपोथैलेमस का, बट क्या है ये? ना तो इनहिबिटिंग हार्मोन है ना रिलीजिंग हार्मोन है। ये आपका क्या है? एक प्रकार से कौन सी न्यूक्लियाई कर रही है और किस पे एक्शन करता है? वो स्टिमुला कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाता है। ठीक है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाता है। ऑक्सीटोक्सिन तो इससे रिलेटेड नहीं है। या बताया था मैंने आपको, लेट डाउन रिफ्लेक्स का काम करवाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट कौन सा होगा आपको? सोमेटोस्टेटिन, क्योंकि मैंने आपको बताया इनहिबिटिंग हार्मोन में ओनली दो हार्मोन को इंक्लूड करोगे आप, सोमेटोस्टेटिन या डोपामिन। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं थोड़ा CRH, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, थोड़ा वर्बली बता देता हूं मैं आपको कि कैसे एक्शन करता है। तो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करते हैं और एड्रिनल कॉर्टेक्स से वर्क करके आपके कोर्टिसोल या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स या सेक्स हार्मोन को रिलीज करवाते हैं। ठीक है, और GnRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेड्स, इससे पता चला है ये गोनेड्स पे एक्शन करता है। और गोनेड्स यानी कि मेल गोनेड्स और फीमेल गोनेड्स, यानी कि टेस्टिस और ओवेरी पे एक्शन करता है और वहां से उनके जो भी हार्मोन है, लोकल हार्मोन, उनको सीक्रेट करवाता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये पिट्यूटरी पे डायरेक्ट वर्क करेगा। सॉरी, ये जो है वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ये डायरेक्टली गोनाड्स पे वर्क नहीं करेगा। थोड़ा करेक्शन के लिए, गोनाड्स पे वर्क नहीं करेगा, ये भी डायरेक्ट पिट्यूटरी पे, क्योंकि जितने भी हाइपोथैलेमस के हार्मोन है वो पिट्यूटरी पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी पे वर्क करेगा और पिट्यूटरी से FSH और LH को सीक्रेट करवाएगा। जैसे फिजियोलॉजी आएगी आगे, जैसे जैसे इन हार्मोन की जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवाता जाऊंगा। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये भी पिट्यूटरी पे वर्क करेगा। ठीक है, तो मैंने ये बताया था CRH, ये सब जितने भी है, थोड़ा यहां से करेक्शन कर लीजिएगा, जितने भी हार्मोन है ये सब पिट्यूटरी पे वर्क करेंगे पहले। ठीक है, पिट्यूटरी पे वर्क करके और पिट्यूटरी से तो वो क्या स्टिमुलेट करवाएंगे, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे और पिट्यूटरी जितनी भी वो टारगेट ग्लैंड है उस पर एक्शन करेगी। क्योंकि मैंने पहले ही फर्स्ट बताया था आपको, हाइपोथैलेमस मास्टर का भी मास्टर है, यानी कि मास्टर कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके ऊपर वर्क करती है। तो ये जितने भी हाइपोथैलेमस के हार्मोन है वो पिट्यूटरी पे वर्क करेंगे। तो फिजियोलॉजी में आपको थोड़ा एक इसमें डिटेल में थोड़ा सा बता ही देता हूं कि कौन कौन से हार्मोन कैसे कैसे वर्क करेंगे, जब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इसी क्लास में। जैसे बाकी आगे फिजियोलॉजी तो वैसे पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट मैंने बताया CRH, इसका क्या नाम है? कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये जो वर्क करेगा वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा। ठीक है, किस पे वर्क करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या करवाएगा? ACTH का प्रोडक्शन करवाएगा। ACTH का नाम क्या है? एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH का नाम है। ठीक है, अब जब अपन पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तब बताएंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी कौन सी सेल है जो ACTH का प्रोडक्शन
करती है। तो फर्स्ट है, और ये फिर जाके किस में करेगा, एड्रिनल ग्लैंड पे वर्क करेगा, और एड्रिनल ग्लैंड से कोर्टिसोल जितने भी वो मैंने आपको बताया, आगे बताएंगे जब, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स या सेक्स हार्मोन जो भी है वो सीक्रेट करवाएगा एक टाइप से, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो हार्मोन बताया मैंने आपको, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा और एफएसएच एंड एलएच को प्रोड्यूस करवाएगा, और ये सब ये जाके किस पे करेंगे, ओवेरी एंड टेस्टिस पे वर्क करेंगे। समझ में आ रही है बात। और सेक्स हार्मोन जो भी है और जो भी प्रोसेस है इनके थ्रू वो कंप्लीट करवाएंगे। थर्ड हार्मोन जैसे कि बोल सकते हो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या, ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस कराएंगे और वो टारगेट सेल पे वर्क करेगा, ग्रोथ बढ़वाएगा, जो भी है काम है वो ग्रोथ हार्मोन जब पढ़ेंगे उसके बारे में बताएंगे। फोर्थ हार्मोन क्या है, टीआरएच हार्मोन क्या करवाएगा, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा और टीएसएच को प्रोड्यूस करवाएगा। और टीएसएच क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग, यानी कि थायराइड ग्लैंड पे वर्क करेगा, थायराइड ग्लैंड पे वर्क करेगा और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करा के T3 एंड T4 का प्रोडक्शन करवाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे रिलीजिंग हार्मोन काम करेंगे, और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेंगे, यदि सोमेटोस्टेटिन यानी कि ग्रोथ हार्मोन टीएसएच का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, उनको कम करने के लिए सोमेटोस्टेटिन काउंटर करने के लिए रिलीज होगा, यानी कि इनहिबिटिंग हार्मोन है एक प्रकार का। और डोपामाइन, यदि प्रोलैक्टिन हार्मोन यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा बन रहा है, उसको काउंटर करने के लिए डोपामाइन रिलीज होगा, ठीक है, जो भी एक टाइप का क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है। तो ये सब मैंने थोड़ा आपको यहां से रफली बताया है। आगे अपन जैसे क्लास बढ़ाएंगे या जैसे जैसे इन हार्मोन की जरूरत पड़ेगी टॉपिक्स के अंदर, वैसे वैसे डीपली पढ़ाएंगे, जिस टॉपिक की जिस जगह पे जरूरत पड़ेगी उस जगह पे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी मैंने आपको रफली बताया है, बाकी आगे इनकी बहुत अंदर फिजियोलॉजी है, और वो फिजियोलॉजी से आप जब मैथ्स पढ़ोगे तब आपकी अच्छी तरीके से उनके सिम्टम्स है, कैसे कैसे डिजीज के सिम्टम्स निकल के आते हैं, वो अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या काम आती है, मैथ्स पढ़ने के लिए काम आती है। क्या काम आती है, मैथ्स पढ़ने के लिए काम आती है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पता है, मैथ्स नहीं पढ़ सकते हो आप। क्यों, डायरेक्ट मैथ्स पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये सिम्टम्स कैसा है, फिर आप रटोगे, नोजिया, वोमिटिंग, या इसका स्टमक पेन हो रहा है या जॉइंट पेन हो रहा है, ये सब चीजें ऐसे रटोगे आप, यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है घट रहा है। तो ये सब चीज यदि आपको याद रखनी है, कंसेप्ट क्लियर करना है, तो उसके लिए पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी या सिस्टम से पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद में मैथ्स, फिर उसके बाद में फार्मेकोलॉजी उसके साथ में मैनेजमेंट में आ जाएगी, और जितनी भी प्रोसीजर है तो उसके फंडामेंटल भी उसमें आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से स्टडी कराने का अपना जो संकल्प लिया हुआ है वो विक्ट्री नर्सिंग कंपटीशन ने लिया हुआ है, यानी मैंने आपके साथ में प्रॉमिस किया हुआ है, और इस तरीके से ही चलेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, बट टाइम लग सकता है, मगर असफल होने के चांस 0% है। समझ में आ रही है बात। तो आप जुड़े रहिए विक्ट्री नर्सिंग कंपटीशन के साथ में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ में आते जाएंगे, और ऐसे ही आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सिस्टम कंप्लीट होता जाएगा, और सिस्टम होते होते पूरा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होते एक दिन ऐसा आएगा जब आप और हम मिलके क्या कर लेंगे, पूरी नर्सिंग को कंप्लीट कर लेंगे, या आपके अपने YouTube चैनल पर, और जितने भी स्टूडेंट है जो नीडफुल है उनके पास में ये वीडियो सब पहुंच जाएगी। और आई होप आप ये सब काम कर रहे होंगे, क्योंकि देखो जो आप पढ़ रहे हो, यदि आप ऐसे स्टूडेंट तक इनको पहुंचाते हो तो ऊपर वाला भी देखता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, और आपके लिए अच्छा होगा आपके साथ में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।